आज हम वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के एक पार्ट लेकर आया हूँ जो आगामी सभी एग्ज़ामों की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग आज पार्ट है जो पादप जगत का वर्गीकरण जिसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, जो उसी का एक पार्ट है क्रिप्टोगेमस जिसको कहते हैं अपुष्पीय पौधा। तो बात करते हैं जो है पादप जगत का जो वर्गीकरण हुआ है उन्हीं में अपुष्पीय पौधा को 3 भागों में बांटा गया है क्रिप्टोगेमस को। कौन-कौन? तो थैलाफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। अब नेक्स्ट आता है थैलाफाइटा जो है ये, इसको भी 4 भागों में बांटा है। कौन-कौन? तो शैवाल, फंगस जिसको कहते हैं कवक, लाइकेन और जीवाणु बैक्टीरिया। तो हम लोग आज जो है क्रिप्टोगेमस के बारे में देखेंगे, उसके कौन-कौन पार्ट है। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग फेनोगेमस के बारे में देखेंगे जो पुष्पीय पौधा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। थैलोफाइटा थैलोफाइटा इसके अंतर्गत उस अपुष्पीय पौधों को शामिल किया जाता है जिसमें जड़, रूट, तना, स्टीम, पत्ती में स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। उसे 4 भागों में बांटा गया है। तो कौन-कौन? पहला देखते हैं अलगी जो शैवाल है, यह थैलोफाइटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह सबसे निम्न स्तरीय पौधे होते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती में स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। देखते हैं शैवाल का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहते हैं। इसको याद कर लेंगे। शैवाल में संवहनीय ऊतक यानी वस्कुलर टिश्यू यानी भ्रूण आधार एम्ब्रियो स्टेज पर पाया जाता है। भ्रूण आधार जो है एम्ब्रियो स्टेज पर पाया जाता है, किंतु विकसित अवस्था में यह विलुप्त हो जाता है। शैवाल जो है प्रकाशित जगह में आर्द्रता युक्त मिट्टी, मीठे या ताजे पानी, लवणीय या खारा पानी, भीगे हुए चट्टान, वृक्ष की छाल पर, कुछ जीवों के शरीर पर, कुछ मनुष्यों के आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। क्या? तो पाया जाता है। तो शैवाल अलगी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डायटम्स एवं बॉलवॉक्स नामक शैवाल जल के सतह पर तैरता है। कौन सा शैवाल? डायटम्स एवं बॉलवॉक्स। कारा नामक एक शैवाल है जो कीचड़ में पाया जाता है। कौन सा? तो कारा नामक जो है शैवाल अलगी कीचड़ में पाया जाता है। ठीक है। रिवुलेरिया नामक शैवाल तालाब के किनारे में पाया जाता है। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल जो कछुआ के पीठ पर पाया जाता है। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल घोंघा के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कछुआ के पीठ पर और घोंघा के ऊपर पाया जाता है। घोंघा जो पानी में होते हैं। क्लेडोफोरा नामक शैवाल घोंघा के ऊपर पाया जाता है। जुक्लोरेला नामक शैवाल हाइड्रा के शरीर पर पाया जाता है। हाइड्रा। ऑक्सीलेटोरिया एवं साइमन सियला नामक शैवाल मनुष्य के आंत में पाया जाता है। आंत या स्टोमक में पाया जाता है। ओडोगोनियम नामक शैवाल वृक्ष की छाल पर अधिपातप यानी एपिफाइटिक के रूप में पाया जाता है। कहाँ? ओडोगोनियम नामक एक शैवाल अलगी है। नोस्टोफ एवं एनाविना नामक शैवाल पौधा पर पाए जाने वाला एक एल्गी है, शैवाल है। कॉन्ड्रोस नामक शैवाल का प्रयोग चॉकलेट बनाने में किया जाता है। किसको बनाने में? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोडोमेनिया नामक शैवाल का प्रयोग स्कॉटलैंड के लोग तंबाकू के रूप में खाने में प्रयोग किया जाता है, लाया जाता है। कहाँ के लोग? स्कॉटलैंड के लोग। हिमेटोकोकस क्या है? इसे लाल रंग प्राप्त होता है। लाल रंग किससे प्राप्त होता है? तो हिमेटोकोकस के द्वारा। इसी हिमेटोकोकस शैवाल के कारण उत्तरी ध्रुव क्षेत्र यानी आर्कटिक क्षेत्र का आर्कटिक क्षेत्र जो है बर्फीला भाग लाल रंग का कारण दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। सार्गेसम जो है नामक शैवाल का प्रयोग कृत्रिम खून बनाने में किया जाता है। आर्टिफिशियल ब्लड जो होता है उसको सार्गेसम नामक शैवाल का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। यूराल पर्वत पर जमी हुई रेफिडोनिमा तथा क्लेमिडोमोनास शैवाल के उपस्थिति के कारण हरा रंग प्रतीत होता है। प्रोटोडर्मा एक स्कोटिला शैवाल के कारण बर्फ का पीला या हरा पीला रंग होता है। लेमिनेरिया नामक एक शैवाल है अलगी का प्रयोग आयोडीन, ब्रोमीन और एसीटोन बनाने में किया जाता है। केराइट्स नामक एक शैवाल, इस शैवाल का प्रयोग श्रृंगार के
विभिन्न संसाधन जैसे शैम्पू, जूता, पॉलिश आदि बनाने में किया जाता है। इसको इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। नीला हरित शैवाल, जिसे प्राचीनतम सजीव एंशियंट लिविंग थिंग कहा जाता है, जिसका प्रयोग भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। क्लोरेला नामक शैवाल से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि तैयार किया जाता है, एंटीबायोटिक औषधि जो है बनाया जाता है। नाइट्रेला एवं कारा नामक शैवाल जल के सतह पर पाए जाने वाला मलेरिया रोग फैलाने वाला एनाफिलिज मच्छर को मार देता है। कौन? नाइट्रेला एवं कारा नामक शैवाल। जल के सतह पर एनावीना ओसिलेटोरिया क्रोकस शैवाल की अधिकता होने लगती है, तो इस पानी में O2 ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने लगती है, जिससे पानी सड़ने लगता है और उसमें पाए जाने वाले मछली या जलीय जीव की मृत्यु होने लगती है। तो इस प्रकार इस क्रिया को वाटर ब्लूम कहा जाता है। शैवाल का पूरा शरीर क्लोरोफिल का बना होता है, जिसके कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, अतः इसे स्वपोषी ऑटोट्रोपिक कहा जाता है। शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ जो है स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। इंपॉर्टेंट है। शैवाल के काइंड्स ऑफ एल्गी यानी शैवाल के कितने प्रकार है उसको देखेंगे। लाल शैवाल, रेड एल्गी के बारे में हम देखेंगे। इसे रोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। शैवाल का लाल रंग स्मॉल आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। इस शैवाल की उपस्थिति के कारण ही एक सागर का लाल सागर पड़ा। एक सागर है जो लाल सागर, उस सागर में कौन सा शैवाल पाया जाता है? लाल शैवाल। उपस्थिति के कारण ही लाल सागर नाम पड़ा। परवाल या मूंगा, जिसको कोरल कहते हैं, कोरल परवाल या मूंगा का लाल रंग इसी शैवाल के कारण होता है। कौन शैवाल के कारण? रेड एल्गी के कारण। देखेंगे कुछ नोट। परवाल यानी कोरल या मूंगा सिलेंटेरेटा संघ का जंतु है, ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र में पाया जाता है, जिसका बाहरी कंकाल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो जल में अघुलनशील होता है। एक की मृत्यु हो जाने पर दूसरा परवाल आकर वहाँ फिर से रहने लगता है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया निरंतर होने के कारण समुद्री क्षेत्र में CaCO3 का परत कैल्शियम कार्बोनेट का परत आ जाता है, जिससे प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति महान अवरोधक भित्ति, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी की दृष्टि से। भारत के अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह की प्रवाल निर्मित द्वीप है। देख सकते हैं हम लोग प्रवाल निर्मित द्वीप जो है यही अरब सागर है, इसी में ये बना हुआ है छोटे छोटे प्रवाल द्वीप। बंगाल की खाड़ी में भारत का एकमात्र द्वीप पंबन द्वीप है, जो प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। जिलेडियम अम्लिकस, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, नोस्टोफ से सभी प्रमुख लाल शैवाल हैं, ठीक है। नोस्टोफ नामक लाल शैवाल को चीन में भोजन के रूप में खाया जाता है। कहाँ पे? नोस्टोफ एक नामक शैवाल है अलगी, उसको चीन में खाते हैं। जिलेडियम एवं ग्रेसिलेरिया नामक लाल शैवाल का उपयोग अगर अगर नामक रासायनिक खरपतवारनाशी के रूप में किया जाता है। इसी जिलेडियम एवं ग्रेसिलेरिया का प्रयोग आइसक्रीम एवं विभिन्न प्रकार का जेली बनाने में किया जाता है। जो बच्चे लोग आइसक्रीम खाते हैं उसी में प्रयोग किया जाता है जिलेडियम एवं ग्रेसिलेरिया का प्रयोग। पूर्वोत्तर भारत में अम्बलिकस नामक लाल शैवाल को भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अब आएंगे हम लोग एलगी का, जो भूरा एलगी, ब्राउन एलगी, इसे फियोफाइसी वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। स्मॉल आर फाइकोजेंथिन नामक वर्णन के कारण शैवाल का रंग भूरा होता है। सार्गेसम एक भूरा शैवाल है, उसे समुद्री घास में भी कहा जाता है। यह अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका महादेश के पूर्वी तट पर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश यानी अक्षांश के बीच सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अतः अटलांटिक महासागर के इस विशेष क्षेत्र को सार्गेसो महासागर कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सार्गेसम नामक भूरा शैवाल का प्रयोग जापान में ऊन बनाने में किया जाता है। क्लोरेला नामक भूरा शैवाल को अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में ले जाता है, क्योंकि इनका पूरा शरीर क्लोरोफिल
का बना होता है, तब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान यह अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। प्रयोगशाला में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का परीक्षण के लिए क्लोरेला प्लस हाइड्रिला नामक भूरा शैवाल का प्रयोग किया जाता है। लेमिनेरिया एवं एलेरिया नामक भूरा शैवाल को एल्गेनिक एसिड पाया जाता है, जिसका प्रयोग आपातकालीन आघात इमरजेंसी जो कहते हैं ना इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन के दौरान किया जाता है। किसको? लेमिनेरिया एवं एलेरिया। भूरा शैवाल को जापान और ब्रिटेन में पशु चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग अज्वलनशील फिल्म बनाने में, टाइपराइटर का रोलर बनाने में एवं रबर को कठोर बनाने में, वल्कनीकरण यानी वल्कनीजेशन में किया जाता है। अब आएंगे थर्ड में हरा शैवाल, ग्रीन एल्गी। इसे क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। हरा शैवाल जो है क्लोरोफिल कैपिटल ए एवं क्लोरोफिल कैपिटल बी के कारण हरे रंग का होता है। यूलोथ्रिक्स सबसे प्रमुख हरा शैवाल है। कौन? यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट देखेंगे नोट, नीला हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान का पिता एमओपी आयंगर को कहा जाता है। किसको? एमओपी आयंगर को कहा जाता है आधुनिक शैवाल का फादर। सिफेल्यूरोस के कारण चाय पर लाल किट्टू रोग, रेड रस्ट टी उत्पन्न होता है। चाय पर जो होता है, चाय जब हम बनाते हैं तो उस पर परत पड़ जाता है, जो किसके कारण? सिफेल्यूरोस नामक कवक के कारण लाल रेड रस्ट टी उत्पन्न होता है। एसिटोवुलेरिया सबसे बड़ी पादप कोशिका है। पूछा जाता है सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन है? तो एसिटोवुलेरिया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फंगी के बारे में देखेंगे। कवक बहुत इंपॉर्टेंट है। कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। कवक विज्ञान का जनक एंटोनियो मिचेली को कहा जाता है। किसको? एंटोनियो मिचेली को। भारतीय कवक विज्ञान का जनक, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, ई.जे. ब्रुटलर को कहा जाता है। कवक भी थैलोफाइटा का ही एक मेंबर है, क्योंकि इसमें भी जड़ तना पत्ती में स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। कवक अप्रकाशित भागों में आर्द्रता युक्त जगत पर पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। अतः कवक अपना भोजन सड़े गले एवं मरे हुए पदार्थ से अवशोषण विधि से ग्रहण करता है। कौन? कवक। कवक में संचित भोज्य पदार्थ लाइकोजेन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? लाइकोजेन के रूप में होता है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देखेंगे। हमारे यकृत, जिगर जिसको लीवर कहते हैं, एवं मांसपेशी में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। कवक में पनहरित जो क्लोरोफिल होता है, संवहनीय उत्तक जिसको विस्कुलर टिश्यू कहते हैं का अभाव के कारण होता है। संवहनीय उत्तक के अभाव के कारण होता है, लेकिन इसमें केंद्र न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें जनन की प्रक्रिया प्राय बीजाणु के द्वारा होता है। कवक का आर्थिक उपयोग भी किया जाता है, जो अल्कोहल निर्माण में, विभिन्न उद्योगों में, एंटीबायोटिक निर्माण में, डबल रोटी उद्योग में मुख्य रूप से किया जाता है। हालांकि कवक के द्वारा जीव जंतु एवं पेड़ पौधों में विभिन्न प्रकार का रोग भी उत्पन्न कर दिया जाता है। म्यूकर जिसको मशरूम के नाम से जाना जाता है, राइजोपस, एल्बुगो, पेनिसिलियम, ईस्ट फफूंदी जिसको कहते हैं इत्यादि प्रमुख कवक का एक उदाहरण है। मशरूम से सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति होती है। लगभग कितना परसेंट प्रोटीन? तो लगभग 80%। सभी दाल में सर्वाधिक प्रोटीन की प्राप्ति सोयाबीन जिसको ल्यूग्नेंसी कुल के अंतर्गत 47% पाया जाता है। प्रयोगशाला में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक से पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन यानी 1928 ईस्वी में एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण किया था, जिसके आधार पर उन्हें 1945 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रयोगशाला में निर्मित दूसरा एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन था, जिसका निर्माण जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा बॉक्समैन ने किया था। किसने किया था? बॉक्समैन ने किया था दूसरा एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन का। कवक के द्वारा मनुष्य में विभिन्न प्रकार का रोग उत्पन्न किया जाता है। तो कवक के द्वारा कौन कौन उत्पन्न होता है तो देखेंगे। तो दाढ़ खाक, ये ट्रिक है,
इसको आप लोग रट लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एड्स से मतलब हुआ एक्जिमा रोग कवक से। एथलीट फुट, जो एथलीट फुट रोग मवेशी या पशु पक्षी के पैर में होते हैं। दाग हो गया, दाग जिसको रिंग वर्म कहते हैं। दम्मा जिसको कहते हैं अस्थमा। और खुजली, खा से खुजली जिसको स्कैबिज कहते हैं। ग से हुआ गंजापन। नेक्स्ट देखें, कवक के द्वारा पेड़ पौधों में जीव जंतु के तुलना में अधिक रोग होता है। म्यूकर, जिसको म्यूकर को हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम। राइजोपस एस्पोजिल्स नामक कवक खाद्य पदार्थों को खराब कर देता है। कवक के द्वारा कपड़ा, पेपर, चमड़ा का सामान, रबर का सामान भी नष्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? कवक के द्वारा। एमेटिका नामक कवक जहरीला होता है। कौन सा कवक? एमेटिका जहरीला होता है, विषैला होता है, जिसके खाने से मृत्यु भी हो जाती है। इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल निर्माण में फफूंदी, जिसको ईस्ट कहते हैं, के द्वारा गन्ना के रस को सड़ाकर इथाइल अल्कोहल का सूत्र की फार्मूला की बात करें तो C2H5OH का होता है, का निर्माण किया जाता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसको किण्वन कहा जाता है। देख सकते हैं हम लोग चित्र के जरिए, जो ये क्या है, तो ये म्यूकर है। म्यूकर क्या है? म्यूकर जिसको हम लोग मशरूम कहते हैं। मशरूम है, मशरूम खाने वाला जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कवक का प्रयोग डबल रोटी बनाने में, जिसके लिए सेक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। रोटी बनाने में डबल रोटी। अल्कोहल उद्योग में प्रयोग में लाए जाने वाला ईस्ट जो होता है, जाइमेज एंजाइम पाया जाता है, जिसके द्वारा फर्मेंटेशन यानी किण्वन की प्रक्रिया किया जाता है। सेक्रोमाइसिस इलिप्सोइडिस ईस्ट का प्रयोग शराब निर्माण में किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक कवक का प्रयोग बियर यानी बियर निर्माण में, रम निर्माण में, विस्की या स्कॉच निर्माण में, विस्की हम लोग जो आदमी सब पीते हैं, विस्की निर्माण में किया जाता है। कौन सा? सेक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक एक कवक फंगिस के। अब नेक्स्ट आते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या है? यह शैवाल एवं कवक के बीच का सहजीवी या सिम्बायोसिस का उदाहरण प्रस्तुत करता है, अर्थात यह प्रकाशित भागों में रहता है जो अपना भोजन खुद बनाता है, किंतु जब यह अंधेरे वाले भाग में रहता है तो सड़े गले, नेक्स्ट देखते हैं, अंधेरे वाला भाग में रहता है तो यह सड़े गले मरे हुए पदार्थों से अवशोषण विधि के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। लाइकेन के कवक के गुण का माइकोबायंट कहा जाता है, जबकि शैवाल के गुण को फाइकोबायंट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। क्वेश्चन आता है किसको वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है? तो लाइकेन को, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्रा इसके विकास को रोक देता है। यही कारण है कि प्रदूषित क्षेत्रों में लाइकेन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाले क्षेत्र एवं टुंड्रा प्रदेश, इसको बर्फीला प्रदेश में यह अधिक मात्रा में मिलता है। कौन? तो लाइकेन। ग्राफिक्स लाइकेन का प्रयोग लिटमस पत्र बनाने में किया जाता है। लोवेरिया नामक लाइकेन का प्रयोग परफ्यूम बनाने में किया जाता है। कौन सा? लोवेरिया नामक परफ्यूम यानी सेंट, जो सेंट होते हैं डियो, उनको बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नोट। सबसे पहले इत्र की खोज मुगल काल में नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम के द्वारा किया गया था। इन्होंने गुलाब के फूल से इत्र तैयार किया था। किसने? गुलाब के फूल जो है उनसे इत्र तैयार की थी अस्मत बेगम खां, नूरजहाँ की माँ थी। आर्चिल नामक लाइकेन का प्रयोग नीला रंग बनाने में किया जाता है। असिनिया, जिसको असिनिया नामक लाइकेन में कुछ एंटीबायोटिक का गुण पाया जाता है, अतः इसका उपयोग डिप्थीरिया, काली खांसी, जिसको पर्ट्यूटिस कहते हैं, टिटनेस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। किसका? असिनिया नामक लाइकेन का प्रयोग। मशरूम, जिसको म्यूकर कहते हैं, एजेरिक्स मार्केला एवं लाइकोपर्डोम नामक कवक का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। इसमें प्रोटीन और विटामिन की पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ईस्ट में विभिन्न प्रकार का विटामिन जैसे कि थायमिन विटामिन B1, राइबोफ्लोविन, विटामिन B2, नियासिन, जिसको विटामिन B3 के नाम से कहते हैं, विटामिन B7, बायोटीन इत्यादि विटामिन पाया जाता है ईस्ट में। कुछ कवक का प्रयोग भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, मिट्टी की फर्टिलाइजेशन के लिए किया जाता है। कुछ तत्वों के परीक्षण के लिए कॉपर, जस्टा, मोलिडेनम का प्रयोग किया जाता है। बच्चों में
इस तीनों रोगों से बचाव के लिए एकल टीका जिसको डीपीटी का टीका दिया जाता था, इसे ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है डीपीटी को, जो बच्चों में दिया जाता है। परमिलिया नामक लाइकेन का प्रयोग मिर्गी रोग के इलाज में किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रोग में तंत्रिका तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है, इफेक्ट होता है। तो इलाज किससे? परमिलिया नामक एक लाइकेन के द्वारा किया जाता है। देख सकते हैं, यही है परमिलिया नामक लाइकेन, जो देख सकते हैं आप लोग। अब आएंगे हम लोग फोर्थ में, जीवाणु बैक्टीरिया। जीवाणु की खोज एंटोनी वान लुवेनहोक ने 1683 ईस्वी में किया था, किंतु एरनबर्ग 1829 के द्वारा इसका नामांकन किया था। किसने? एरनबर्ग ने। लुई पास्चर 1876 ईस्वी में नामक विद्वान ने सर्वप्रथम कहा कि जीवाणु के द्वारा फर्मेंटेशन यानी किण्वन की प्रक्रिया होती है। किसने कहा था? लुई पास्चर। जर्मन के वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच 1881 ईस्वी में टीबी यानी टपेडिक, जिसको कहते हैं टीबी टपेडिक, क्षय रोग या यक्षमा काक या हैजा या कोलेरा जीवाणु पशुओं में पाया जाता है। होने वाला एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु की खोज किया था जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच नामक विद्वान ने जीवाणुओं में कृत्रिम विधि से संवर्धन या वृद्धि किया, जिसके लिए इन्होंने रोगाणुओं के द्वारा रोग की उत्पत्ति यानी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज नामक सिद्धांत दिया। लुवेनहोक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। लुई पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। जोसेफ लिस्टर 1867 ईस्वी जोसेफ लिस्टर नामक विद्वान ने पहली बार जीवाणु के संदर्भ में प्रतिरोधी सिद्धांत जिसको एंटीसेप्टिक थ्योरी दिया था। किसने? जोसेफ लिस्टर ने। जीवाणु सबसे सरल सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकीय आद जंतु यानी प्रिमिटिव एनिमल है, जो सामान्यतः परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी होता है। यह जंतु जगत का सदस्य मेंबर रहते हुए भी इसमें पाए जाने वाले कोशिका भित्ति जिसको सेल वार्म के कारण इसे पादप जगत में रखकर अध्ययन किया जाता है। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया जिसको गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लवक, प्लास्टिड इत्यादि अविकसित होता है। जीवाणु का केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाले केंद्रिका झिल्ली भी नहीं पाया जाता है। इन्हीं सब कारणों से जीवाणु को अविकसित कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक को सेल में शामिल किया जाता है। किसको? जीवाणु को। जीवाणु में कोशिका विभाजन यानी सेल मेम्ब्रेन सामान्यतः असूत्रीय विभाजन, द्विविखंडन जिसको बाइनरी फ्यूजन का होता है। किसमें? जीवाणु में। देखेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स। कुछ जीवाणु में लैंगिक जन्म या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जिसकी खोज टियाटोम एवं लैंडबर्ग नामक विद्वान के द्वारा किया गया। कुछ जीवाणु में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वह अपना भोजन खुद बना लेता है, किंतु अधिकांश जीवाणु में यह क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, अतः वह अपना भोजन के लिए किसी दूसरी जीव जंतु पर निर्भर रहता है। कुछ जीवाणु ऐसा है। नेक्स्ट देखें, जीवाणु हम लोग का दोस्त और दुश्मन दोनों का काम करता है, अर्थात यह हम लोग के लिए लाभकारी भी है और हानिकारक भी है, यानी प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। जीवाणु के द्वारा हम लोग के शरीर में विभिन्न प्रकार का रोग उत्पन्न किया जाता है, जैसे डीप सिटी का कुटनी है, इसका ट्रिक है कुटनीटी, याद कर लेंगे। डिस हो गया, देख लेते हैं। डिस हो गया डिप्थीरिया, पी से हो गया प्लेग, सी से हो गया सिफिलिस, टी से हो गया टिटनेस एवं टीबी टपेडिक क्षय रोग या यक्षमा काक, ये सभी एक ही नाम है टीबी का। का हो गया काली खांसी जिसको पर्टूटिस कहते हैं या उपिक कहते हैं, उपिक कॉफ कहते हैं। कुछ हो गया कुष्ठ रोग, जिसको लेप्रोसी कहते हैं, लेप्रोसी। ट से हो गया टाइफाइड, मोटी झर्रा रोग या आंत की बुखार, इसी को टाइफाइड को कहते हैं। नी से हो गया निमोनिया। ह से हो गया हैजा जिसको कोलेरा कहते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है? जीवाणु से होने वाला रोग डीप सिटी का कुटनीटी है, इसको रट लेंगे आप लोग, देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लाभकारी जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाने के उपयोग में लाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। एजिटोबैक्टीरियम क्लोस्ट्रिडियम राइजोबियम नामक जीवाणु जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। यह जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रेट NO3- में तोड़ देता है, जिससे मिट्टी में N2 की मात्रा में, नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
राइजोबियम जीवाणु दलहनी कुल लिग्यूमिनेसी कुल के जड़ों के गांठ के रूप में पाया जाता है, जबकि एजिटोबैक्टीरियम और क्लोस्ट्रिडियम नामक जीवाणु धान के खेत में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। एसिटोबैक्टीरियम नामक जीवाणु का प्रयोग एल्कोहल सिरका जिसको विनेगर बनाने में किया जाता है, जो किण्वन विधि यानी फर्टेशन विधि के द्वारा किया जाता है। देखेंगे सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका प्रयोग अचार यानी केचप कहते हैं ना, केचप छोटे छोटे सॉस या कोई चीज़ का टमाटो सॉस वगैरह केचप आता है पाउच में छोटे छोटे, तो उसको केचप बनाने में किया जाता है। यह सिरका भोजन को संरक्षित रखता है। सर्वप्रथम बॉक्समैन नामक विद्वान ने जीवाणु के मदद से ही स्ट्रेप्टोमाइसिन का निर्माण 1940 ईस्वी में किया, जिसके आधार पर उन्हें 1952 ईस्वी में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया। कब? 1952 ईस्वी में। किसको? बॉक्समैन को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग थायोबैसिलस नामक जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को समाप्त कर देता है। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म नामक जीवाणु के द्वारा भोजन विषाक्त यानी फूड पॉइजनिंग की घटना होती है। किसके कारण? क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म नामक जीवाणु के कारण। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट है, गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु की उपस्थिति के कारण किसी अन्य प्रकार का जीवाणु या विषाणु नहीं उत्पन्न हो पाता है, अतः गंगा जल हमेशा शुद्ध रहता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस नामक जीवाणु का प्रयोग रक्त का थक्का हटाने में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। जीवाणु में चक्रण डीएनए पाया जाता है। जीवाणु में पराक्रमण यानी ट्रांसडक्शन की खोज जिंडर एवं लैंडरबर्ग नामक विद्वान के द्वारा किया गया। जीवाणु के द्वारा दूध से दही बनाने में प्रयोग में लाया जाता है, जिसके लिए लैक्टोबैसिलस एवं स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। यह जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शुगर जो होते हैं, लैक्टोज शुगर को किण्वन यानी फर्मेंटेशन के विधि से लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिसके कारण दही खट्टा होता है। माइक्रोकोकस यानी कैंडिडेंस नामक जीवाणु का प्रयोग तंबाकू एवं चाय उद्योग में किया जाता है। किसको? माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु का प्रयोग तंबाकू और चाय उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, अनाज में पाए जाने वाला शुगर माल्टोज होते हैं। गन्ना के रस में पाए जाने वाले गन्ना जो इक होते हैं उसके रस में पाए जाने वाला जीवाणु शुगर जाने वाला सुक्रोज होते हैं। फलों के रस में पाए जाने वाले शुगर जो होते हैं फ्रक्टोज होते हैं। सबसे मीठा शर्करा पूछेगा, सबसे मीठा तो फ्रक्टोज होता है। मांसपेशी एवं यकृत जिगर में संचित शर्करा होता है, स्टोर जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। दूध को 15 सेकेंड तक 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर या 30 मिनट तक 62 डिग्री टेम्परेचर तक तापमान तक गर्म करके शीघ्रता के साथ ठंडा कर दिया जाता है, तो उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु का विकास नहीं हो पाता है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण यानी पाश्चुराइजेशन कहा जाता है। दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। और दूध का श्वेत रंग की बात करें तो केसीन की उपस्थिति के कारण। बहुत बार पूछा गया है। जीवाणु का प्रयोग विभिन्न उद्योग जैसे सिरका उद्योग में किया जाता है। सिरका के निर्माण में एसिटोबैक्टीरियम नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। क्लोस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटाइलिस नामक जीवाणु का प्रयोग एल्कोहल एवं एसीटोन बनाने में किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया सेल वॉल एंटोमी को देखेंगे, जैसे कि सेल वॉल। ये सेल वॉल जो है, ये सेल वॉल क्या है? तो यह निर्जीव झिल्ली के बाहर पाया जाता है। यह सेल वॉल झिल्ली है, इसके बाहर पाया जाता है यह सेल वॉल तो पाया जाता है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जो ये है, यह झिल्ली सेल की एक पतली बाहरी परत होती है। ये पतली जो परत है बाहरी ये होती है। नेक्स्ट आता है ये फ्लैग्लोम। क्या है? फ्लैग्लोम है चाबुक जैसे है ना, ये चाबुक जैसी विशिष्ट होती है, जिसको अपेंडेज कहते हैं। अपेंडेज यही होता है, अपेंडेज।
नेक्स्ट है यहाँ पे राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक जीवित सेल में पाया जाता है। ये जीवित पेड़ पौधे के जीवित सेल है में पाया जाता है, जिसको प्रोटीन संश्लेषण भी इन्हीं के थ्रू होता है। नेक्स्ट हम लोगों का इंपॉर्टेंट देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। देखते हैं ना, ये प्रोटीन संश्लेषण कर रहा है अंदर, प्रोटीन संश्लेषण। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म ये है कोशिका द्रव्य है। इस देख लेंगे आप लोग इसको फिगर को अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का ब्रायोफाइटा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ब्रायोफाइटा। यह भी एक अपुष्पीय पौधा है जिसमें जड़, तना, पत्ती में विभाजन तो है लेकिन फल फूल नहीं लगता है। क्वेश्चन आता है किस में फल फूल नहीं लगता है? तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत फल फूल नहीं लगता है। इस वर्ग का पौधा स्थल एवं जल दोनों के लिए अनुकूल होता है, अतः ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर एम्फीबायन ऑफ प्लांट सेल कहा जाता है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे में स्थलीय वनस्पति का सभी गुण पाया जाता है, अतः इसे स्थलीय वनस्पति का प्रोगामी यानी पायोनियर ऑफ लैंड वेजिटेशन कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे में एक विशेष प्रकार का जड़ पाया जाता है जिसे ही मूलभास जिसको राइजोइड कहा जाता है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे में जाइलम एवं फ्लोएम नामक संवहनीय टिश्यू तक या वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता है। जाइलम क्या है? जाइलम उत्तक पौधा के जड़ के द्वारा मिट्टी में अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक ले जाता है, अर्थात यह उत्तक कच्चे भोज्य पदार्थ का संवहन करता है। फ्लोएम की बात करें तो पूछा जाता है ये दोनों। फ्लोएम उत्तक पत्ती में संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप तैयार भोजन ग्लूकोज को पौधा के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का कार्य करता है, अर्थात फ्लोएम उत्तक तैयार भोजन का संवहन करता है। तो फ्लोएम जो फोटोसिंथेटिक के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ब्रायोफाइटा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पौधा स्फेग्नम आता है, जिसमें जल अवशोषित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, अतः इसका प्रयोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नदी के द्वारा होने वाला कटाव को रोकने के लिए किया जाता है। नदी जहाँ बाढ़ होती है उस नदी के कटाव जो होते हैं वहाँ बांध पे लगा दिया जाता है। किसको ब्रायोफाइटा के अंतर्गत तो लगा दिया जाता है। स्फेग्नम में ईंधन का भी गुण पाया जाता है, इसे पिट ऊर्जा कहा जाता है। पिट ऊर्जा किसको कहते हैं? स्फेग्नम। इसका प्रयोग टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजाति के द्वारा चिराग के रूप में किया जाता है, यानी चिराग यानी दीप के रूप में जलाने के रूप में किया जाता है स्फेग्नम का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। ये क्या है? तो ये देख सकते हैं कैप्सूल जो है आवरण होता है, स्पोरोरेगिया स्थित होता है, इसमें स्पोरोरेगिया होता है। ये स्पोरोफाइट क्या है? स्पोरोफाइट जो है तने इसका जो है ना, देखते हैं ना पतले, ये तना जो है इसका पतली छोटी पट्टियों से मुख युक्त होता है, जो हरा रंग का होता है, यह हरे रंग का होता है। गेमेटोफाइट क्या होता है? ये शुक्राणु एक कोशिका होता है जो उत्पादन का काम करता है, देख सकते हैं। ये सेटा आता है। ये सेटा क्या है? सेटा पानी अभेद परत होता है जिसको क्यूटिकल से यानी ढकी होती है। यह पतला आवरण पानी अंदर में है, क्यूटिकल से ढकी हुई लिप जो है पत्ता है। मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है। राइजोइड क्या है? राइजोइड कंद की तरह एक प्रकार है, देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? स्फेग्नम में प्रतिरक्षी यानी एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है, जिसका प्रयोग आपातकाल में घाव या जख्म को भरने में किया जाता है। किसमें? स्फेग्नम में। देखते हैं ना, बड़े बड़े सैनिक या बड़े जहाँ ज़्यादा संख्या में अगर किसी की इंजर्ड हो गई तो वहाँ स्फेग्नम प्रतिरक्षी का प्रयोग किया जाता है। इस तरह का पहला प्रयोग सर्वप्रथम विश्व युद्ध में घायल सैनिक के लिए किया गया था। ब्रायोफाइटा में छायादार भागों में ज़्यादा विकास होता है, अतः इसे छायाप्रिय भी कहा जाता है। रिक्सिया क्या है? मार्केंसिया इत्यादि महत्वपूर्ण ब्रायोफाइटा है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक प्रोफेसर SR कश्यप को कहा जाता है। ब्रायोफाइटा पौधे में पर तथा मादा दोनों, मादा जनन अंग एक ही पौधा में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा पौधा में सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जियोप्सिस है। जियोप्सिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं हम लोग
ये देख सकते हैं बायोफाइटा जो है, इसको चित्र के माध्यम से, जो मोस क्या है, ये मोस काफ़ी मोस, यह जो है हरित होता है, हरित जिसको कहते हैं अपुष्पक पादप है या छायादार एवं नम जगह पर पाया जाता है। यही देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिवरवुड क्या है, लिवरवुड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उष्णकटिबंधीय जगह में पाया जाता है। यह जो है समान आवासों के साथ साथ नम जंगल में पेड़ के तने पर पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है हॉर्नवॉर्ट क्या है, हॉर्नवॉर्ट्स यह शैवाल के वृद्धि को न्यूनतम रखने में मदद करते हैं, जिसको यह जो है ऑक्सीजन देने वाला पौधा इसको कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन देने वाला पौधा, क्या ऑक्सीजन यानी O2 ऑक्सीजन देने वाला पौधा ये है, देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या है, यह सबसे विकसित अपुष्पीय पौधा है, जिसमें विकसित पौधा के सभी गुण तो पाया जाता है किंतु फल फूल नहीं पाया जाता है। इसे प्रथम सकल स्थलीय पौधा भी कहा जाता है, सफल स्थलीय पौधा होता है। इस पौधा में पहली बार संवहनीय उत्तक यानी विस्कुलर टिश्यू जाइलम एवं फ्लोएम का विकास होता है। इस पौधा में एक विशेष प्रकार का जड़ पाया जाता है जिसे स्टील कहा जाता है। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत एजोला जलीय फर्न, जो एजोला होता है जलीय फर्न है, इक्विस्टेम, मार्सिलिया, साल्विनिया आदि पौधा को शामिल किया जाता है। एजोला में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का गुण पाया जाता है, अतः इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण फिक्सेशन करने वाला टेरिडोफाइटा के नाम से जाना जाता है। एजोला को जलीय फर्न भी कहा जाता है। जल देखते हैं, जहाँ जहाँ नदी तालाब या पॉन्ड है उसमें देखिएगा कुंभी हो जाता है जमा, कुंभी जिसको कहते हैं वही एजोला होता है। इक्विस्टेम पौधा में से वह कुछ मात्रा में सोना की प्राप्ति भी होता है, अतः इसका उपयोग सर्प विषरोधी दवा बनाने में किया जाता है। सांप जो होते हैं उनकी विषरोधी दवा के रूप में, विष को मारने की दवा के रूप में इक्विस्टेम पौधा से प्राप्त होता है। टेरिडोफाइटा को बीज रहित विकास पौधा के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं हम लोग, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो है ब्लेड है, ये जो है क्या है, ब्लेड पत्ती जिसको फलक कहते हैं, ये फलक बना हुआ छोटे छोटे, ये फलक है। अब ये क्या है, फ्रंट क्या है, फ्रंट की बात करें तो अपुष्पक फर्न होता है, पुष्पक जिसको कहते हैं फर्न होता है, फर्न। ये नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए ये छोटा करके देखते हैं, ये रूट है, जड़ है। राइजोम जो पाया जाता है, राइजोम जिसको कहते हैं एक प्रकार का कंड होता है जो ऐसे ऐसे पैर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में सर्वप्रथम सुग्रेन नामक विद्वान के द्वारा टेरिडोफाइटा का जीवाश्म खोजा गया था। किसके द्वारा, भारत में सुग्रेम इंपॉर्टेंट है, सुग्रेन। टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सरीसृप यानी रेप्टेलियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। टेरिडोफाइटा को इम्पोर्टेंट है। अब आएंगे हम लोग पुष्पीय पौधा, जिसको फेनेरोगेरस कहते हैं। इसके अंतर्गत उस पेड़ पौधा को शामिल किया जाता है जिसमें पूरे जीवन चक्र में कभी न कभी फल फूल लगता है। दो भाग में बांटा गया है। अनावृत या नग्न बीज पौधे, जिसको जिम्नोस्पर्म प्लांट कहते हैं, इसके अंतर्गत उस पेड़ पौधा को शामिल किया जाता है जिसका बीज के चारों ओर बीज आवरण यानी सीड कोट नहीं पाया जाता है, बीज नहीं पाया जाता है। यह पौधा शाकीय, हैर्बी या झाड़िया सब होता है। इस प्रकार का पौधा एकलिंगी यूनिसेक्सुअल होता है, अर्थात इस पौधा में पुमंग, जिसको एंड्रोसियम नामक नर जन्नांग या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एवं जयांग, जिसको जाइनोसियम मादा जन्नांग या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन अलग अलग पौधा में पाया जाता है। इसके अंतर्गत चीर, फर, स्प्रूस, देवदार जिसको सीडर कहते हैं, साइकस, पाइनस आदि पौधा को शामिल किया जाता है। सबसे लंबा अनावृत पौधा कोस्ट रेडवुड है। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा की बात करें तो सिकोया होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइकस पौधा का सर्वाधिक जीवाश्म या अवशेष प्राप्त हुआ है, अतः इसे जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जाना जाता है। साइकस पौधा से स्टार्च की प्राप्ति होती है, स्टार्च, इसका प्रयोग सागों या साबूदाना बनाने में किया जाता है। साबूदाना जो फास्टिंग के समय हम लोग यूज करते हैं खाने का। पाइनस पौधा से चिलगोजा की प्राप्ति होती है, जिसका प्रयोग च्युइंगम बनाने में होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाइनस पौधा जो है उस च्युइंगम जो चबाते हैं बच्चे, उसका प्रयोग किया जाता है।
चीड़ पौधा से तारपीन का तेल की प्राप्ति होती है, जबकि देवदार के पौधा से सुगंधित तेल जिसको सीडर की तेल की प्राप्ति होती है। अनावृत बीजी पौधा को बिना फल के बीज का पौधा कहा जाता है। अतः अनावृत पौधा मुख्य रूप से पर्वतीय ढालों पर पाया जाता है। चिलगोजा की प्राप्ति चीड़ या पाइनस पौधा के बीज से होता है, च्युइंगम जो बनाते हैं। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। दिया सलाई की तिल्ली बनाने में चीड़ या पाइनस पौधा का प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग माचिस का प्रयोग करते हैं उसकी तिल्ली जो बनती है रेड रेड, वो चीड़ का या पाइनस का पौधा का प्रयोग किया जाता है। चीड़ या पाइनस देवदार या सीडर का फर जिसको स्प्रूसिया सिकोया इत्यादि लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। अब आएंगे एंजियोस्पर्म जिसको अनावृत बीज पौधा कहते हैं। इसके अंतर्गत उस पौधा को शामिल किया जाता है जिसका बीजावरण जिसको सीड कोट कहते हैं से ढका रहता है। इस पौधा में प्रजनन का मुख्य अंग पुष्प होता है। यह पौधा सामान्यतः स्थलीय होते हैं। यह पौधा शाकीय जिसको हर्बी झाड़िय सर्व वृक्ष त्रि तीनों प्रकार का होता है। इसे दो भागों में बांटा गया। एक बीजपत्री पौधा जिसको मोनोसाइटोलेडम कहते हैं। इस प्रकार के पौधा में बीज आवरण के अंदर केवल एक ही दाना पाया जाता है, जैसे कि आम हो गया। इस प्रकार के पौधे में अपस्थानिक झाड़ एडवेंटेशियस रूट पाया जाता है। इस प्रकार का पौधा शाकीय एवं झाड़ीय कहलाता है। इस प्रकार के पौधे के पत्ती में समांतर विन्यास जिसको पैरेलल वेंटेशन पाया जाता है। इसके अंतर्गत चावल, गेहूं, गन्ना, नारियल, खजूर, प्याज, लहसुन, केला इत्यादि पौधों को शामिल किया जाता है। एक बीजपत्री पौधा जो होता है मोनोको टाइलेडन के 4 कुल होते हैं। कौन कौन देखेंगे, कौन कौन कुल होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टिकोण से पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। एक बीजपत्री पौधा देखिए लिलिएसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिलिएसी कुल जो होते हैं पौधे के, यह प्याज, लहसुन, शतावर पूछता है कि प्याज किस कुल के अंतर्गत आता है, तो लिलिएसी ग्रेमनी कुल के अंतर्गत खाने पीने का जितना है अनाज, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ईख, बांस जिसको कहते हैं बांस घास जो आता है अंतर्गत आता है, जिसको ग्रेमनी कुल के अंतर्गत रखा गया। पाल्मी कुल के अंतर्गत तार, खजूर जो होते हैं, नारियल, सुपारी, इसको रखा गया पाल्मी। म्यूजेसी कुल के अंतर्गत केला को रखा गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है द्विबीजपत्री पौधा जिसको डाइकोटिलेडन। इस प्रकार के पौधा में बीज आवरण के अंदर दो दालें होती है। इसकी पत्ती में जालीनुमा विन्यास नेट वेंटेशन पाया जाता है। इस प्रकार के पौधे में मुख्य रूप से मूसलाधार टेप रूट पाया जाता है। किसमें, द्विबीजपत्री पौधा में। द्विबीजपत्री पौधा को 10 परिवार में बांटा गया, 10 जो है फैमिली में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन है इसके फैमिली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से और एनसीईआरटी के दृष्टिकोण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देंगे, कृपया सब्सक्राइब बढ़ा देंगे। आगे देखते हैं। कुशीफेरी कुल जैसे सरसों, मूली, सलजम, फूलगोभी आता है कुशीफेरी के अंतर्गत। कंपोजिटी कुल के अंतर्गत सूरजमुखी जिसको सनफ्लावर कहते हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, यह कर्नाटक के क्षेत्र में होता है। गुलदाउदी, गेंदा, कुसुम, डहेलिया ये सब होता है। कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत सभी लत्तीदार जितना भी पौधा है, जैसे कि लत्तीदार हो गया परवल वगैरह जितना भी है ना, करेला का पौधा जितना लत्तीदार होते हैं, साग सब फल एवं सब्जी जिसको तरबूज, खरबूज, खीरा, परवल, कद्दू ये सब आता है कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आता है। लिग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत जैसे सभी दाल, जितने प्रकार के दाल, इमली होते हैं, शीशम होते हैं, बबूल के पेड़ होते हैं, अशोक होते हैं, कत्था या खैर का होता है। नेक्स्ट है मालवेसी कुल के अंतर्गत कौन आता है, कपास, भिंडी और गुड़हल। मिर्टेसी कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेहंदी जो हाथ में लगाती है माताएं बहनें, जामुन खाने वाला अमरूद और यूकेलिप्टस का पौधा प्रकृति का आतंकवादी पौधा या विध्वंसकारी पौधा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यूकेलिप्टस को प्रकृति का आतंकवादी पौधा, क्योंकि ये काफ़ी जो है ना पृथ्वी के अंदर से काफ़ी पानी पीने की क्षमता रहती है। काफ़ी जहाँ ये पौधा होते हैं वहाँ समझो पानी सबसे ज़्यादा ये पीते हैं। एक बार में 40 से 50 लीटर पानी इसके अंदर जाता है। सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आलू, बैगन, टमाटर, बेलाडोना, मिर्च, तंबाकू एवं धतूरा होता है, धतूरा जिसको कहते हैं।
अब नेक्स्ट है रोजेसी कुल के अंतर्गत गुलाब हो गया फूल, सेब हो गया, नाशपाती जितने फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी। रोटेसी कुल इंपॉर्टेंट है नींबू, संतरा, मौसमी, बेल 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 का जूस जो पीते हैं। अम्बली फेरी कुल के अंतर्गत जीरा, सौंफ, धनिया जितने भी स्पाइसेस होता है वो पचाने का काम वो आता है किसका, अम्बली फेरी कुल के अंतर्गत। इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि बॉटनी के एक छोटा सा पार्ट को, तो आगे बने रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक्स में आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे। कृपया करके आप लोग व्यू कम करते हैं, व्यू थोड़ा देख लिया करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब दे रहा हूँ एग्जाम के दृष्टिकोण से। NCERT बेस्ड पे क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जय हिंद।